टीवी प्राइम टाइम समाचार में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी का, जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। आज जो कैबिनेट की बैठक हुई थी मॉर्निंग में, उसके बारे में मंत्री जी आपको ब्रीफ करेंगे। मैं अनुरोध करता हूं मंत्री जी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। उसमें 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। पहले तो किसानों को फायदा देने वाला, गन्ना किसानों को और शुगर मिल्स को, पहला फैसला ये हुआ कि इथेनॉल की अब नई कीमत 62 रुपये 65 पैसे लीटर होगी। एवरी लीटर इट विल बी 62 रुपीज 65 पैसे। द इथेनॉल प्रोड्यूस्ड बाय शुगर और शुगर जूस। दूसरा होता है इथेनॉल बी हेवी, उसकी प्राइस रहेगी 57 रुपीज 61 पैसा, 57 रुपये 61 पैसे। और सी हेवी की कीमत रहेगी 45 रुपये 69 पैसा। पहले एक ही रेट होता था इथेनॉल को, लेकिन इथेनॉल चूंकि अलग अलग मोलासिस से बनता है या शुगर से भी बनता है, तो इसलिए जिस प्रक्रिया से बने हैं उसके आधार पर कीमत देने का काम मोदी सरकार ने शुरू किया और दाम भी बढ़ा दिए। इन दोनों का परिणाम ये हुआ कि 2014 में जहां केवल 38 करोड़ लीटर इथेनॉल ऑयल कंपनियों के पास आता था, पिछले साल 195 करोड़ लीटर आया है। यानी लगभग 5.5 गुना ज्यादा इथेनॉल बाजार में आया, ऑयल कंपनियों के पास आया। 10% पेट्रोल में मिक्स होता है, पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिक्स होता है। और फिर भी इसका मूल फायदा होता है कि किसानों को एक सही कीमत मिलने में उसका फायदा होता है। शुगर मिल्स के हाथ में पैसा आता है, डिस्टिलरी के रूप में आता है, तो उसका फायदा किसानों का बकाया जल्दी मिलने में होता है। तो ये फायदा हुआ है बड़ा। और केवल 62 रुपये, ये लगभग 5% से लेकर 8% तक बढ़ोतरी की है। शुगर जूस से जो इथेनॉल बनता है उसमें 3.25 रुपये बढ़ोतरी हुई है। बी हेवी से जो इथेनॉल बनता है उसमें 3 रुपये 35 पैसे बढ़ोतरी की है इस साल। और सी हेवी जो है उसमें 2 रुपये की बढ़ोतरी की है। जीएसटी और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज देती है। तो किसान को या शुगर मिल को जीएसटी का या ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट नहीं पड़ता है। ये भी उनका एक फायदा है। 2014 में जैसे मैंने बताया बहुत कम था इथेनॉल। उस समय शायद इथेनॉल को बड़ा महत्व देने की भूमिका नहीं थी। अंततोगत्वा किसान को बकाया मिलने में जिसका लाभ होता है, ऐसा ही एक बड़ा निर्णय है। और ये पर्यावरण का पूरक है। इससे पेट्रोल उतना नहीं जलता और पेट्रोल से होने वाला प्रदूषण नहीं होता। 195 करोड़ लीटर अगर इथेनॉल जाता है तो इथेनॉल से 0 प्रदूषण होता है। ये उसका फायदा है। आयात में उतनी कमी आती है
और उतना विदेशी चलन बचता है। तो ये एक निर्णय ऐसा है कि जो सभी तरह से फायदेमंद है और इसलिए किसान इसका स्वागत करते राह देख रहे थे। दूसरा निर्णय भी किसान और मजदूरों के फायदे में एक लिया है। जूट की बैग आपको मालूम है पैकेजिंग के लिए यूज होती है, लेकिन आज निर्णय ये लिया कि 100% खाद्यान्न, 100% खाद्यान्न के लिए पूरी बैग जूट की आएगी और शक्कर के लिए 20% शक्कर जूट के बैग में पैक होगी। इससे जूट के खेती को, जूट के उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, मजदूर रोजगार मिलेगा, किसानों का फायदा होगा। आज 4 लाख से ज्यादा किसान जूट के खेती में मजदूर काम करते हैं और हजारों किसानों की ये खेती है। मूलतः ये बंगाल, ओडिशा, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और आंध्र, यहाँ ये जूट का होता है उत्पादन। अब इसकी उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़े, इसके लिए भी एक आई केयर करके कार्यक्रम किया जाता है। कल्पना यह है कि उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ने के कारण उसके लिए सीड्स भी दिए गए हैं, सर्टिफाइड्स, और आधुनिक तकनीक भी दिया जा रहा है। इससे हर हेक्टर की आय किसान की 10,000 रुपये बढ़ेगी। किसान को कीमत दुगुनी करने के जो अनेक मार्ग है, इसमें यह भी एक जूट किसान के लिए महत्वपूर्ण बात साबित होगी। इसकी कीमत क्या रहेगी? इसकी कीमत रहेगी, टैरिफ कमीशन ने जो तय करते हैं कीमत, उसी कीमत पे जूट का बैग बिकता है और इस कीमत पर किसान और मजदूर दोनों खुश है। इस साल से 10% जूट को जीईएम पोर्टल पर नीलामी के जरिए एक नई कीमत डिस्कवरी करने का भी प्रयास होगा। शायद उसमें ज्यादा मिले। सरकार ने बांग्लादेश या नेपाल से जो आ रहा था जूट कुछ सालों से, उस पर अभी इंपोर्ट ड्यूटी 2017 से बढ़ाई है और इसलिए हमारी उम्मीद है कि आज के इस निर्णय से घरेलू उत्पादन बढ़ेगा। जूट पैकेजिंग में भी भारत स्वयं पूर्ण होगा, भारत आत्मनिर्भर बनेगा। पिछले कुछ सालों से जूट के उत्पादन पर उल्टा परिणाम हुआ था। अब इस निर्णय के बाद जूट को एक पक्का यकीन हो गया कि जूट का मांग बढ़ता रहेगा हमेशा। खाद्यान्न का पैकेजिंग जूट के ही होगा और शक्कर का पैकेजिंग 20% जूट का होगा, यानी 20% शक्कर के लिए जूट का पैकेजिंग होगा। और इसलिए ये भी एक निर्णय किसान और मजदूर इनके लिए और आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा निर्णय मित्रों, 19 राज्यों के 736 बांधों में कुल मिला के सुधार लाने के लिए एक नए कार्यक्रम का सृजन किया है, जिसकी जानकारी देने के लिए गजेंद्र शेखावत मेरे साथी
यहाँ आज आए हैं. I'll just sum up in English. Today, Cabinet met under chairmanship of Prime Minister Narendra Modi and took three important decisions. First is about ethanol. As you know, ethanol is a very environmental friendly fuel with zero emission. It is blended in petrol at 10%, and this blending is increasing every day in more and more areas. Because government is giving good price to the ethanol. Earlier, there used to be only one rate for ethanol. Now government is giving different rate to the different sources of ethanol. And therefore, it has increased the price of sugar-based or sugar juice-based ethanol to 62 rupees and 65 paise per liter. It's a huge increase of 3.25 rupees. Ethanol based on B-heavy will now fetch 57 rupees and 61 paisa, and C-heavy based ethanol will get 45 rupees and 69 paisa. This is increase of about from 2 rupees to 3 rupees 35 paisa. GST and transportation cost also will be made by oil marketing companies. Because of consistent efforts of Modi government, in 2014, only 38 crore liters ethanol could be purchased by oil marketing companies. Last year, it is 195 crore liters. To that extent, the carbon emission goes. To that extent, it becomes environmental friendly. To that extent, our import comes down. To that extent, the foreign exchange is saved. And therefore, it's all winning formula, and it helps radically to the farmers because they get rate and they get dues also from the sugar mills which process and manufacture this ethanol. The second is about the jute. It also helps 4 lakh jute workers spread in Bengal, Odisha, Assam, Meghalaya, Tripura and Andhra. It also helps thousands of farmers. Government has taken 2 decisions that 100% food grains will be packed in jute and 20% of sugar will be packed in jute. This is a big decision to give boost to the demand of jute in years to come. I am very sure with this guarantee of government and with rising import duties on the imported jute, the farmers will benefit. And we have already undertaken program of iCare where productivity and the quality of jute crop will also improve, and every farmer will get 10,000 rupees in addition as an income from 1 hectare. The price of the jute bag will be decided by Tariff Commission, and 10% of the jute bags will be open for auction on GEM portal. Let us see if they get really more price. That can be norm tomorrow. So this will make India self-sufficient, Atmanirbhar Bharat, in respect of jute in days to come. And this will definitely help and give boost to the jute industry. The third and last and very important decision is about 736 dams. Its overall improvement, productivity improvement, safety improvement, every aspect is covered. This is a new program
which will be explained by the concerned Minister Gajendra Shekhawat. Over to Gajendra Shekhawat. धन्यवाद प्रकाश जी। मित्रों, जैसा माननीय प्रकाश जावड़ेकर जी ने अभी बताया कि आज प्रातः माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में जिन 3 विषयों के बारे में निर्णय हुआ, उसमें से एक विषय बांधों की सुरक्षा और बांधों के ऑपरेशन मेंटेनेंस को लेकर के एक योजना, जिसको डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम फेज 2 और 3 दूसरे और तीसरे चरण की मंजूरी दी गई है। 10 साल की यह परियोजना 2 चरण में होगी, जिसकी अनुमानित लागत 10,211 करोड़ रुपए होगी। दोनों ही योजनाएं 4-4 साल की हैं, लेकिन 2-2 साल का ओवरलैपिंग पीरियड इन दोनों योजनाओं में रहेगा। मित्रों, हम सब जानते हैं कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे ज़्यादा बड़े बांधों वाला देश है। चीन और अमेरिका के बाद में हम तीसरे स्थान पर हैं और भारत में लगभग 5,334 ऐसे बड़े बांध हैं। इसके अतिरिक्त 411 बांध अभी निर्माणाधीन भी हैं। साथ ही हम सब मित्रों के संज्ञान में है कि इन बांधों में से लगभग 80% से ज़्यादा बांध 25 साल से ज़्यादा उम्र के हो चुके हैं। निश्चित रूप से हम बांधों की संख्या में तो तीसरे नंबर पर हैं, लेकिन बांधों के रखरखाव, उनके ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, इसको लेकर के जिस तरह की गंभीरता और जिस तरह की वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग किया जाना वर्तमान समय में आवश्यक है, बांधों की वय ज़्यादा हो जाने के कारण जो बांध बहुत पहले, लगभग 100 साल पहले बनाए हुए बांध भी आज फंक्शनल हैं, बनाए जा चुके हैं। ऐसे बांध उस समय जब बनाए गए थे, उस समय की तकनीकी के और वर्तमान की तकनीकी में कुछ परिवर्तन हुआ है, इसलिए इनके रिहेबिलिटेशन, इनके इम्प्रूवमेंट और साथ ही साथ में इस दिशा में कैपेसिटी बिल्डिंग किए जाने की आवश्यकता निरंतर महसूस की जाती रही है। 2012 से भारत में डैम रिहेबिलिटेशन एंड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम फेज 1 प्रारंभ हुआ था। और क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी बांध का उपयोग न केवल बिजली के लिए, बिजली पैदा करने के लिए, सिंचाई और पेयजल के लिए होता है, अपितु बाढ़ के नियंत्रण के में भी बांध अपने आप में एक बहुत बड़ी भूमिका निर्वहन करते हैं। और बांध का, दूसरी ओर बांध का फेल्योर, जो बहुत रेयर घटना तो है, लेकिन ऐसा होना बहुत कैटास्ट्रोफिक इम्पैक्ट करता है, बहुत दूरगामी परिणाम होते हैं। न केवल जान माल की क्षति होती है, अपितु उसके कारण से बहुत बड़े इकोलॉजिकल क्षति भी देखने को आती है। ड्रिप 1 प्रोग्राम 2012 से 2020 तक के लिए था। उसमें 7 राज्य में स्थित 223 बांधों को ऐसा सम्मिलित किया गया था। और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि हमने पिछले 6 साल में इसको तेज गति प्रदान की। आरंभ में ये कार्यक्रम बिल्कुल ठहरा हुआ सा था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 6 साल में इसमें तेजी के साथ में प्रगति हुई है और हमने 207 बांधों के पुनर्वास का काम पूरा कर लिया है। ड्रिप प्रोग्राम के तहत बांधों के रिहेबिलिटेशन, इन्फोर्समेंट के साथ साथ में कैपेसिटी बिल्डिंग पर भी बहुत, जैसा मैंने कहा, काम किया जाता है। हमने कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए ऐसे लगभग 184 ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए थे, जिसमें देश भर के बांध की सुरक्षा और बांध के परिचालन से जुड़े हुए 5,468 अधिकारियों ने ट्रेनिंग प्राप्त की है। केंद्रीय
अनुदान के माध्यम से इसी प्रोग्राम के तहत 8 शैक्षणिक संस्थान जो हैं वो प्रारंभ किए गए या IITs के साथ में जोड़ करके ऐसे शैक्षणिक संस्थान क्रिएट किए गए। इसी तरह से इसी क्रम में बांधों के रखरखाव और उनके परिचालन संबंधी दिशा निर्देश भी पब्लिश किए गए। इस क्रम में एक अत्यंत महत्वपूर्ण एक ऐसे पोर्टल का निर्माण किया गया जिसे धर्मा ऐसा नाम दिया गया। डैम धर्मा इस पोर्टल में देश के सारे बांधों को रजिस्टर किया गया। जो सूचनाएं राज्य सरकारों ने दी उसके हिसाब से उन सब को अंकित किया गया। उनसे जुड़ी हुई सारी जानकारियों को संकलित किया गया और जानकारियों के संकलन के साथ साथ में धर्मा पोर्टल पर हमने 1500 से ज़्यादा ऐसे बांध, जिन बांधों से जुड़ी हुई सारी तकनीकी जानकारियां और उनके ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस से रिलेटेड सारे तकनीकी जानकारियों को भी संकलित किया है। ड्रिप 1 फेज की सफलता के बाद यह आवश्यकता महसूस की गई कि इस योजना का व्याप बढ़ा करके इसको राष्ट्रव्यापी योजना के रूप में लागू किया जाना चाहिए। और मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आज कैबिनेट ने माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में आगामी 10 वर्षों के लिए इसके फेज 2 और फेज 3 की अनुमति प्रदान की है, स्वीकृति प्रदान की है। जैसा मैंने कहा कि 10,211 करोड़ रुपए की ये परियोजना 2 चरणों में होगी और इसका 80% अंशदान जो है वो वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड बैंक के साथ साथ में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट बैंक के माध्यम से आएगा। 19 राज्यों ने इसमें अपनी सहभागिता सम्मिलित होने की स्वीकृति प्रदान की और इसके अतिरिक्त 2 ऐसे केंद्रीय संस्थान जो डैम ओन करते हैं उन दोनों संस्थानों ने भी इसके साथ जुड़ना ऐसा स्वीकार किया है। डैम रिहेबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम में जहां फेज 1 में 7 प्रदेशों के केवल 223 बांध थे, इस बार इसका विस्तार बढ़ा करके इसका व्याप बढ़ाया गया है। और जो डैम रिहेबिलिटेशन एंड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत जो एक्टिविटीज फेज 1 में की गई थी कि डैम्स के रिहेबिलिटेशन पर काम किया जाए, उसके साथ साथ में सेफ्टी और इंस्टीट्यूशनल डैम सेफ्टी की इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग की जाए, कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए। उसके साथ में चौथा जो कंपोनेंट इस बार जोड़ा गया है जिसमें इस परियोजना का 4% हिस्सा खर्च किया जाएगा, लगभग 400 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा, वो है कि बांधों के सतत रखरखाव और उनके मेंटेनेंस के लिए एक रेवेन्यू जनरेशन का नया मॉडल क्रिएट किया जाए। पायलट के रूप में इस प्रोग्राम को माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम इसी नई परियोजना के साथ में लागू करने वाले हैं। ऐसे बांध जिन बांधों पर टूरिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ या वाटर बेस्ड टूरिज्म क्रिएट किया जा सकता है या फिशरीज़ की संभावनाओं को तलाशा जा सकता है और उसके माध्यम से रेवेन्यू जनरेट करके हम बांधों की निरंतरता को, बांधों की मरम्मत और उनकी जो है ऑपरेशन को निरंतर सतत बनाए रखें, इस कंपोनेंट को इसमें शामिल किया गया है। कुल 10,211 करोड़ रुपए में से 86% हिस्सा लगभग 8,780 करोड़ रुपए बांधों के जो है हम अपने ज्ञान को साझा करें, इस दृष्टिकोण से देखते हैं कि निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी एक कदम होगा। 10 लाख मानव कार्य दिवस इस परियोजना के माध्यम से सृजित होंगे, ऐसा अनुमान किया गया है। धन्यवाद सर। Friends, we can take some questions. Just 1 minute. 46. I am wondering as to how the ethanol price hike will benefit the farmers. It may benefit the distillery owners because farmers is only in the picture as long
is selling is sugarcane. No, I'll tell After you. that, it is all either the mill owners or the distillery owners who manufacture I'll- ethanol, and which is and it is a byproduct of ethanol in the distillery. I'll explain. Sorry, it is the ethanol is the byproduct of alcohol. But that is what let me explain it. In Maharashtra, Karnataka, Gujarat, it's a cooperative movement essentially, which has the sugar factories and distillery also. So once they get paid, the farmer also gets paid. They are paid in advance. So that happens in those states. In Uttar Pradesh, the rate is fixed, but the major factories are private. And therefore, liquidity in the hands of mills, because they have joint units practically at all places. So money in the hands of distillery ultimately helps farmers in clearing their dues. And so that is beneficial to farmers. 82. सर नमस्कार। प्रकाश जी, मेरा सवाल पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। आज एक महत्वपूर्ण आयोग बनाने का निर्णय और ऑर्डिनेंस भी जारी हुआ है। इसके जरिए कैसे प्रदूषण पर प्रभावी रोकथाम लगेगी और क्या उम्मीदें सरकार I think करेगी? पहले ऐसा है, मैंने cabinet. क्योंकि ये चूंकि कैबिनेट ब्रीफिंग होता है तो 4:30 बजे पर्यावरण के जो हमारे बीट के आपके सारे साथी हैं उनको अलग से बुलाया है। एक ही वाक्य कहूँगा कि ये दिल्ली और एनसीआर के प्रदूषण को ही है इन एडजॉइनिंग एरियाज ऑल्सो, और उसका बाकी विश्लेषण मैं वहाँ आपके साथियों से करूँगा। 24. Just wait. Yeah, but that is what I am come at 4:30 there. No, we'll come at 4:30, So sir, but then before, don't because ask this is now. going live, if you I don't think mind. let's proceed for No, the no, next please, sir, question. Javadekar sir, I'll just Prabhu, explain to you, please. sir, because of the Air Prabhu, Quality please. Commission. No, no, How just will it leave it have to the power for, minister. just 1 minute, sir. Please leave For it to the Delhi minister. and adjoining areas, how will it have I powers? will not deprive your colleagues from asking questions. 24. Because you are giving incentives for ethanol, does it also mean that you will want expanded acreage of sugarcane cultivation? And are you going to provide more incentives for that? See, we don't have a system of planning how much acreage sugarcane will grow. But there has to be one alternative open for sugar mills if there is extra sugar production. Then if it is put to the use of, and there is tremendous scope for improving the demand. Because for 10% blending also, it requires nearly 450 crore of liters. And today, we are reaching nearly not even half. So it's 40-45%. So there is tremendous scope for improvement also. This ensures price stability. 11. Now this cabinet question is there, Prabhu? No, no. Nothing. He asked. Okay. He asked. 26. मैं लक्ष्मण हूँ CNBC आवाज़ से। एक सवाल मेरा गजेंद्र सिंह शेखावत जी से है कि आपने जो डैम के सेफ्टी के लिए और इसके डेवलपमेंट के लिए 10,211 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, इसमें एक बात कहा है कि डैम फेल्योर को भी रिस्क को कम करना है और सेफ्टी को भी इंश्योर करना है। इससे पहले धर्मा करके एक प्रोजेक्ट आपका चल रहा है, सिस्मिक हैजर्ड एनालिसिस करते हैं, तो अब तक कितने ऐसे डैम हैं जो आपको लगता है कि प्रायोरिटी पे करना है या फिर इस संवेदनशील स्तर पे पहुंच चुके हैं ताकि इस फंड का इस्तेमाल प्रायोरिटी पे उनको करना है? देखिए, बांधों की ओनरशिप जो है वो स्टेट्स के पास में है। हमने स्टेट से आग्रह किया था कि आप अपनी तरफ से प्रायोरिटाइज करके डैम्स को जो है इस प्रोग्राम में सम्मिलित करने के लिए रखें। स्टेट्स ने जिन स्टेट्स ने विलिंगनेस शो की, उन स्टेट्स को हमने साथ में जोड़ा है और साथ ही साथ में इस प्रोग्राम को हमने चैलेंज मोड पर किया है। जो प्रदेश जितने ज़्यादा प्रगति करेगा, जितने ज़्यादा काम करेगा, उसको हम उतना ही ज़्यादा फंड देंगे। प्राथमिकताओं को तय करना, निश्चित रूप से नेशनल इम्पोर्टेंस के डैम जो हैं
वो हमारे लिए यदि प्राथमिकता है तो राज्य के लिए भी उतनी ही प्राथमिकता है, वो देश के लिए प्राथमिक है। इसलिए ऐसे सारे डैम्स को चयन का अधिकार राज्यों के पास में है। थैंक यू वेरी मच सर। नाउ दिस सेकंड हाँ क्वेश्चन। बताइए। कि अब तक जो प्राइस हम लोग मैकेनिज्म रखे हैं वो मोटे तौर पे गन्ना, चीनी के सिरप, इन जैसे एलिमेंट को हमने रखा है। एक बड़ा सेगमेंट है वेस्ट फूड ग्रेन का, उससे भी एथेनॉल बनाने का प्रस्ताव सरकार के भीतर है, तो उसको इंसेंटिवाइज करने के लिए कोई विचार, कोई प्रस्ताव? आज का निर्णय मूलतः शुगर से जो ये है तीनों वैरायटीज कि शुगर जूस, बी हेवी और सी हेवी, इन तीनों के बारे में ही निर्णय हुआ है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू फ्रेंड्स।